आज हम लोग आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, सारणी यानी टेबल, चित्र, डायग्राम, रेखा चित्र, ग्राफ, सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विस्तृत अर्थों में कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? तो इसका आंसर ए है, सारणीयन, टेबुलेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सारणी के मुख्य भाग है? इसका भी आंसर है उपर्युक्त सभी, डी यानी सारणी संख्या, शीर्षक, सारणी का मुख्य अंग, इसके अलावा फुटनोट या और टिप्पणी वगैरह भी रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सारणी के सबसे ऊपर शीर्ष में क्या होता है? तो इसका आंसर है ए, सारणी संख्या। और अगर ऑप्शन में सारणी संख्या नहीं रहेगा तब सारणी शीर्षक हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सारणी के सबसे नीचे क्या होता है? इसका आंसर है डी, स्रोत यानी सोर्स, कहाँ से लिया गया है आंकड़ा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सारणी के प्रकार है? इसका भी आंसर क्या है? डी, उपर्युक्त सभी, उद्देश्य के अनुसार, बनावट के अनुसार और मौलिकता के अनुसार। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, उद्देश्य के आधार पर सारणी के कौन से भाग है? इसका आंसर है सी, दोनों। एक सामान्य उद्देश्य वाली सारणी होती है और सेकंड नेक्स्ट क्या होता है? विशेष उद्देश्य वाली सारणी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बनावट के आधार पर सारणी के कितने भाग हैं निम्नलिखित में से कौन कौन? तो इसका आंसर है सी, उपर्युक्त दोनों, सरल सिंपल बोलते हैं और जटिल कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन जटिल सारणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। देख लीजिए, पहला है द्विगुणी, यानी दो गुण के आधार पर जब सारणी बनती है तो द्विगुणी कहते हैं। तीन गुणों के आधार पर होगी तो त्रिगुणी, और तीन से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? बहुगुणी सारणी। क्वेश्चन नंबर 10, मौलिकता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सारणी का भाग है? इसका आंसर उपर्युक्त दोनों, मौलिक और व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड। क्वेश्चन नंबर 11, बहुगुण सारणी में होती है, तो इसका तो पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कितनी विशेषताएं होगी? बहुत सारी विशेषताएं, बहु विशेषताएं। ऑप्शन सी। सारणीयन का आधार क्या है? तो इसका आंसर है ए, वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 13, सारणीयन की सहायता से समंकों का प्रभाव मस्तिष्क पर होता है, तो कैसा होगा? इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ए अस्थाई है, अ नहीं रहेगा। ठीक है, अस्थाई यानी परमानेंटली, यहाँ पर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आंकड़ों को प्रस्तुत करने के तरीके, इसका भी आंसर क्या? उपर्युक्त सभी, आरेखीय प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और पाठ्य विषयक प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तुतिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है सभी, आंकड़ों को प्रस्तुति योग्य बनाना, आंकड़ों को सरल बनाना एवं समझने योग्य बनाना। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है, आंकड़ों का परिमाण बहुत अधिक ना हो तो प्रस्तुतिकरण की कौन सी विधि अधिक उपयोगी? तो इसका आंसर है ए, पाठ विषयक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका ऑप्शन है, आंसर है सी, खास बिंदुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने योग्य यह बनाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी सारणी में 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो तो यह सारणी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है सी, 3 गुना 3 सारणी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सारणीयन का प्रयुक्त वर्गीकरण का प्रकार है? तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी, गुणात्मक यानी जब गुणों के आधार पर वर्गीकरण हो, मात्रात्मक इसे क्वांटिटेटिव भी कहते हैं जहाँ मात्रा के आधार पर हो, कालिक यानी समय अनुसार, और स्थानिक यानी स्थान के आधार पर जब होता है। तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20वां है, निम्नलिखित में कौन गुणात्मक वर्गीकरण का विशेषता यानी गुणों के आधार पर जब होगा? तो इसका आंसर है डी, सामाजिक स्थिति। ऊपर का तीनों क्या है? मात्रात्मक है। क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्नलिखित में से कौन मात्रात्मक वर्गीकरण की विशेषता है? तो देख लीजिए, आयु भी हम लोग क्या होता है बताते हैं, उम्र भी जो होता है वो संख्या में बताते हैं, उत्पादन, ऊंचाई भी, तो यानी इसका आंसर क्या है? उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22वां,
आंकड़ों को जब समय जैसे वर्ष, महीना आदि के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे कौन सा वर्गीकरण कहते हैं? तो यह है सी, कालिक यानी समयानुसार। क्वेश्चन नंबर 23, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्थान के आधार पर आधारित वर्गीकरण को क्या बोलेंगे? तो बी, स्थानिक। क्वेश्चन नंबर 24वां, किसी सारणी का अंतिम अंक क्या होता है? देख लीजिए यहाँ पर, चूंकि आपका यहाँ पर टिप्पणी दिया हुआ है इसीलिए इसका आंसर टिप्पणी होगा, और अगर स्रोत रहता तो स्रोत इसका आंसर रहता। क्वेश्चन नंबर 25, किसी सारणी के पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर अवशीर्ष यानी सी। क्वेश्चन नंबर 26वां, आंकड़ों की आरेखीय प्रस्तुतिकरण की प्रमुख विशेषताएं या गुण क्या होती है? तो इसका आंसर है सभी। यह आंकड़ों की वस्तु स्थिति को समझने में सहायक होती है, यह आंकड़ों की निहित अमूर्तता को कम करता है, यह सारणी की तुलना में अधिक क्या होता है? प्रभावी होता है, प्रभावित नहीं, प्रभावी। क्वेश्चन नंबर 27, आंकड़ों की अमूर्तता को कम कर उसे मूर्त बनाकर समझने योग्य बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, आरेखीय प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नंबर 28वां है, आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण की मुख्य प्रकार निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर उपर्युक्त सभी यानी ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख, अंकगणितीय आरेख। 29वां है क्वेश्चन नंबर, दंड आरेख कैसा आरेख है? तो यह एक वन डायमेंशनल है, एक विमीय आरेख। क्वेश्चन नंबर 30वां, दंड आरेख तथा वृत्त आरेख किस आरेख की श्रेणी में आती है? तो यह ज्यामितीय आरेख की श्रेणी में आती है। क्वेश्चन नंबर 31वां है, निम्नलिखित में कौन आयत चित्र का विकल्प है? बारंबारता, बहुभुज। क्वेश्चन नंबर 32वां, निम्नलिखित में से किस औसत को आयत चित्र से प्राप्त किया जा सकता है? इसका आंसर है बहुलक, मोड। क्वेश्चन नंबर 33वां है, आयत चित्र बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर है सिर्फ ये कंटिन्यूअस सीरीज से बनाए जाते हैं, केवल सतत चर के लिए। क्वेश्चन नंबर 34वां है, आयत चित्र है या 2 डायमेंशनल है। क्वेश्चन नंबर 35वां, निम्न में से कौन बारंबारता आरेख का भाग है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त सभी यानी आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता वक्र। क्वेश्चन नंबर 36वां, वृत्त आरेख के केंद्र पर कुल कितने कोण होते हैं? तो इसका तो पता ही है, पाई चार्ट के बारे में पूछ रहे हैं, 360 डिग्री होगा। 37वां है, वृत्त आरेख में वृत्त को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो इसे कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 100। 38वां है, वृत्त आरेख का अन्य नाम क्या है? पाई चार्ट, वृत्त चार्ट, सी। 39, घटक दंड आरेख में घटकों की आनुपातिक ऊंचाई किस विधि द्वारा ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर है एकीक विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40वां, वह दंड आरेख जिसका प्रयोग 2 या अधिक आंकड़ा समुच्चयों की तुलना के लिए प्रयोग की जाती है, तो जब 2 से अधिक है तो क्या रहेगा? बहुदंड आरेख। 41वां, निम्न में से कौन आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण की ज्यामितीय आरेख का भाग है? तो इसका आंसर है दंड चित्र। 42वां है, वर्ष विशेष की मासिक वर्षा को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रहेगा, अधिक प्रभावी रहेगा? इसका भी आंसर क्या होगा? दंड आरेख होगा। क्वेश्चन नंबर 43वां, तोरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ओजाइव कहते हैं इंग्लिश में, ए। 44वां क्वेश्चन है, अंक गणितीय रेखा चित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काल श्रेणी आरेख के नाम से जाना जाता है, ए। 45वां, अंक गणितीय रेखा चित्र के द्वारा आंकड़ों के किस प्रवृत्ति को समझने में मदद मिलती है? इसका आंसर है उपर्युक्त सभी, दीर्घकालीन प्रवृत्ति, आंकड़ों में चक्रीयता, आंकड़ों में कालिकता। 46वां है, काल श्रेणी के ग्राफ को दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ए, अंकगणित रेखा चित्र। क्वेश्चन नंबर 47वां है, तोरण या ओजाइव वक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह किसे संचयी आवृत्ति वक्र, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी आवृत्ति निकालते हैं, उसके बाद बनता है। 48वां है, दंड आरेख किस प्रकार के चर से बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर है दोनों ही, सतत चर और विविक्त चर। लास्ट है 49 क्वेश्चन,
किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो कितने होंगे? 4 चरण होंगे।